हेलो फ्रेंड्स, साइनिंग स्टार अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं करना आपका स्वागत करता हूं। और हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर 4 CNT एक्ट का। आज हम चैप्टर 4 को देखेंगे। इससे पहले हमने अध्याय 3 को देखा था। अध्याय 3 में आपको याद होगा पिछले क्लास में कि हमने भूधारक को देखा था। ठीक है, अध्याय 3 जिसका शीर्षक भूधारक था और जिसमें धारा 9 से 15 तक हमने देखा था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था धारा 11-12 जो रजिस्ट्री से संबंधित था, और 11-12 के तहत रजिस्ट्री करा कर उसका ज़मीन का जो है मोटेशन करवाना था, वो धारा 15 के अंतर्गत था। तो धारा 11-12 रजिस्ट्री और धारा 15 जो है मोटेशन महत्वपूर्ण था। ठीक है, उसको हमने देखा था। और हमने देखा था कि धारा 9-10 जिसमें कि कोई भी भूधारक है उसका लगान जो है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है यदि स्थायी बंदोबस्ती के समय लगान में परिवर्तन नहीं किया गया हो। लगान में परिवर्तन DC के ऑर्डर पर ही किया जा सकता है। ठीक है, उसी तरह छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम के तहत अगर कोई ज़मीन जो है रजिस्टर में दाखिल है तो उसके लगान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यही हमने मेन देखा था। साथ ही देखा था धारा 11-12 के बाद 13 में हमने देखा था कि अगर किसी जोत का विभाजन हो जाता है तो लगान का भी विभाजन हो जाएगा। उसी तरह हमने 14 धारा में देखा था कि पुनर्ग्रहण योग्य जो भूमि है वो निश्चित तिथि पे पुनर्ग्रहण हो जाएगी, कुछ दशाओं में पुनर्ग्रहित नहीं हो सकेगी यदि कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद बन गया हो या कोई माइनिंग का काम चालू हो। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अध्याय 4 की ओर। ठीक है, चलिए पहले आप ऐसा काम कीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उम्मीद करते हैं कि सारे दोस्तों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अध्याय 3 जो है, अध्याय 3 में हम रैयत की बात करेंगे। इससे पहले हमने भूधारक का बात किया था, उससे पहले हमने संक्षिप्त नाम प्रसार का बात किया था। ठीक है, उसके बाद संक्षिप्त नाम प्रसार के बाद हमने उसके बाद काश्तकारों के वर्ग का जिक्र किया था। फिर भूधारक का अध्याय 3 में हमने बात किया था। आज हम रैयत की बात करेंगे। तो रैयत मीन्स कौन सी रैयत? खूटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, या फिर अंधिभोगी रैयत, या अधिभोगी रैयत? तो अध्याय 4 हमें अधिभोगी रैयत के बारे में बताता है। कौन सा रैयत अधिभोगी रैयत होगा और कौन बंदोबस्त रैयत होगा। अब अधिभोगी रैयत है तो बंदोबस्त रैयत होगा। बंदोबस्त रैयत को क्या? अधिभोग का अधिकार होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अध्याय 4 जो रैयत यानी अधिभोगी रैयत से संबंधित है। जो धारा हमने 15 तक पढ़ लिया था, धारा ये आपका है 16 से लेकर 36 तक। धारा 16 से 36 तक चर्चा की गई है, जिसमें कि आज हम 16, 17, 18 और 19 धारा को इस छोटे से वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम 36 उसके छोटे छोटे धाराएं हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके सबसे महत्वपूर्ण धारा हम 21 में आएंगे अगले वीडियो में, जो कि इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण धारा होगा, धारा 21 और 21 का क। ठीक है, या 21 का ए। अभी जो है इसमें हम लोग सबसे महत्वपूर्ण जो देखेंगे वो देखेंगे कि धारा 17 सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है धारा 17। जिस प्रकार हमने रजिस्ट्री धारा 11-12 में देखा और मोटेशन 15 में देखा, उसी तरह हम लोग देखेंगे धारा 17 में हम लोग बंदोबस्ती रैयत की परिभाषा देखेंगे। बंदोबस्ती रैयत, तो आप एक लाइन में याद रखिएगा कि बंदोबस्ती रैयत जो है, बंदोबस्त रैयत जो है उसकी परिभाषा किस में है? तो धारा 17 में है। ठीक, धारा 18 में भी बंदोबस्त रैयत की बात की गई है। थोड़ा सा अंतर क्या है कि धारा 17 में
तमाम सभी रैयतों के बारे में बंदोबस्त, एक सामान्य परिभाषा बंदोबस्त रैयत की दी गई है। और मुंडारी, खूट कटीदार काश्तकारी और भूइंहरों के लिए बंदोबस्त रैयत का होना वह धारा 18 में बताया गया है। और धारा 19 कहता है कि जब धारा 17 और धारा 18 के अंतर्गत कोई रैयत बंदोबस्त रैयत हो जाएगा तो उसको अधिभोग का अधिकार रहेगा, अपने जमीन पर अधिभोग का अधिकार रहेगा। ठीक है। और अधिभोग के अधिकार के बारे में सबसे पहला धारा 16 बताता है। तो धारा, अब आप समझ गए होंगे कि इसमें मोटा मोटी इस चैप्टर अध्याय में कुछ नहीं है। धारा 17, धारा 18 है। धारा 17 बंदोबस्त रैयत की परिभाषा है। धारा 18 जो है भूइंहर और मुंडारी खूटकट्टीदार के बंदोबस्त रैयत की बात करता है। धारा 18, धारा 19 दोनों के अधिभोग का अधिकार की बात करता है। तो आपको इसमें पूछने जाने वाला सवाल मात्र है कि कौन सा धारा जो है वो बंदोबस्त रैयत की परिभाषा देता है? धारा 17। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए धारा 16 हम एक बार देख लेते हैं। धारा 16 क्या कहता है? प्रत्येक रैयत जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले का मतलब क्या हुआ कि जब अधिनियम लागू हुआ 11 नवंबर 1908, उससे पहले की बात है। पहले कानूनी रूप से किसी भी कानून जो उस समय लागू था, या फिर कोई स्थानीय रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा या रूढ़ी से, ठीक, के द्वारा भूमि में अधिभोग का अधिकार रखता हो तो इस बात के होते हुए भी कि उसने 12 वर्षों तक जमीन को धारण न किया हो, खेती न किया हो, बावजूद जो है उसके अधिभोग का अधिकार बना रहेगा। कहने का मतलब संक्षिप्त में यही है कि इस कानून के लागू होने के ठीक पहले यदि हमारा किसी जमीन पर अधिभोग का अधिकार है और बावजूद इसके 12 साल तक हमने जमीन पर कोई काम नहीं किया, भूमि को धारण नहीं किया, खेती नहीं किया, फिर भी अधिभोग का अधिकार हमारा छिनाएगा नहीं। लेकिन 12 वर्षों के बाद आपके अधिभोग का अधिकार भूमि पर समाप्त हो जाएगा। समझ में आ गया? लाइन फिर से देखते हैं हम लोग। धारा 16 क्या बोलता है? प्रत्येक रैयत की बात करता है, हर एक रैयत, प्रत्येक रैयत जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले या तो कानूनी रूप से या कोई रीति रिवाज, प्रथा, रूढ़ी के रूप में भूमि में अधिभोग का अधिकार रखता है अगर कोई, तो यदि 12 साल तक उसने भूमि को धारण ना किया हो, खेती ना किया हो, तब भी भूमि पर अधिभोग का अधिकार बना रहेगा। ठीक है, तो शॉर्ट में है यही संक्षिप्त में कि कोई यदि रैयत भूमि में अधिभोग का अधिकार कानून लागू होने के ठीक पहले से रखता हो, ठीक पहले, कानून लागू होने के ठीक पहले से रखता हो और भूमि को 12 साल तक भी छोड़ देता है, धारण नहीं करता है, बावजूद अधिभोग का अधिकार बना रहेगा। ठीक है। अब बंदोबस्त रैयत की परिभाषा धारा 17 देता है। क्या देता है? कि अधिनियम के लागू होने के पहले या फिर बाद में यदि भूमि को 12 साल तक कोई रैयत धारण किए हुए है, भूमि को आपको धारण करना होगा। अगर आप 12 साल तक भूमि को, यहां पर अधिभोग का अधिकार तो समाप्त नहीं होगा, तो धारा 16 जो है वो क्या चीज की बात करता है? धारा 16 अधिभोग का अधिकार की बात करता है कि समाप्त नहीं होगा। लेकिन 12 साल तक आप अगर भूमि को धारण कर रहे हैं, जोत रहे हैं, कोड़ रहे हैं, तो आप वहां के बंदोबस्त रैयत हो जाएंगे। और जब बंदोबस्ती खत्म हो जाएगी उसके बाद तक भी आप 3 साल तक उस गांव के बंदोबस्त रैयत समझे जाएंगे। कहने का मतलब है कि 3 साल के अंदर आप आवेदन देकर पुनः उस जमीन पर बंदोबस्ती जो है ले सकते हैं। ठीक है।
यदि आप कोई भूमि का बंदोबस्त रैयत हैं, ठीक, और भूमि जो है आपके कब्जे में नहीं है, तो आप वाद किए हैं, केस किए हैं और भूमि पर आपका कब्जा वापस मिल गया है, बावजूद आप 3 साल तक भी अगर उस पर कब्जा नहीं किए हैं, तब भी भूमि आप भूमि पर आपका ही अधिकार माना जाएगा। लेकिन भूमि वापस हुआ है और 3 साल से अधिक दिनों तक आपने भूमि को छोड़ दिया है, तो भूमि पर जरूरी नहीं है कि आपका कब्जा बना रहेगा। देखते हैं हम इसे कैसे लिखा हुआ है। बंदोबस्त रैयत की परिभाषा क्या है? ऐसा रैयत जिसने इस अधिनियम के लागू होने के पहले या बाद में 12 वर्षों तक लगातार भूमि धारित किया हो तो बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। ठीक है, तो बंदोबस्त रैयत की परिभाषा यही है कि आपको लगातार भूमि को 12 साल तक जोतना कोड़ना होगा, धारण करना होगा। लागू होने के अधिनियम लागू होने के पहले या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप भूमि को लगातार 12 साल तक आपको धारण करना होगा, तब आप बंदोबस्त रैयत समझे जाएंगे। ऐसा रैयत जिसने इस अधिनियम के लागू होने के पहले या बाद में 12 वर्ष तक लगातार भूमि को धारित किया हो, बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। ठीक, कोई व्यक्ति किसी गांव का बंदोबस्त रैयत उस गांव में रैयत के रूप में भूमि धारित करते रहने तक तथा उसके 3 वर्ष बाद तक समझा जाएगा। उस गांव का रैयत कब तक समझा जाएगा? 3 वर्ष बाद तक समझा जाएगा। यानी कि अगर बंदोबस्ती का समय खत्म हो गया है और बंदोबस्ती आपसे वापस ले ली गई है, बावजूद उस भूमि का बंदोबस्त रैयत आपको 3 साल तक समझा जाएगा। आपको समय दिया जाएगा कि 3 साल के अंदर आवेदन देकर आप पुनः बंदोबस्ती प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? यदि कोई रैयत धारा 71 के अधीन, धारा 71 में आपको याद होगा कि SAR कोर्ट का प्रावधान था कि भूमि पर अवैध अगर कब्जा हो गया है तो आप कोर्ट में जाके केस लड़के वापस ले सकते हैं भूमि। यदि कोई रैयत धारा 71 के अधीन या वाद केस, ठीक है, के जरिए भूमि का कब्जा वापस ले और 3 सालों तक बेकब्जा किए रहे, फिर भी बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। ठीक है, यदि 3 साल तक भूमि पर कब्जा नहीं करे तो भी वह बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। धारा 17 बंदोबस्त रैयत की परिभाषा देता है कि यदि कोई रैयत है और वह लगातार 12 साल तक भूमि को धारण करता है अधिनियम के लागू होने उसके पहले या बाद में, तो वह बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। बंदोबस्त रैयत की अवधि समाप्त होने के बाद भी वह 3 साल तक उस गांव का बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। यदि वाद के थ्रू जो है भूमि पर वापस कब्जा लेता है तो 3 साल तक जो है उसको कब्जा नहीं करने पर भी वह उस भूमि पर उस भूमि का बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। ठीक है, 3 सालों तक। आपको यहाँ पर 3 सालों तक बेकब्जा किए हैं फिर भी बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। तो 3 साल जो है टाइम पीरियड को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद उस गांव का कितना साल तक बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा? यदि बंदोबस्ती खत्म हो गई है तो 3 साल। 3 साल जो पीरियड है ना, वो आपको यहां ध्यान रखना होगा। बंदोबस्त रैयत की परिभाषा समाप्त हो गई धारा 17 के तहत। ठीक, अब बात कर रहे हैं, यहां एक सामान्य बंदोबस्त रैयत की परिभाषा थी। अब भूइहर या और भी हम यहाँ लिख सकते हैं भूइहरों, मुंडारी, खूटकटीदारों का बंदोबस्त रैयत होना। अब जहाँ पर कोई गांव है, मान लीजिए वहाँ पर भूइहर गांव नहीं है, मुंडारी खूटकटीदार गांव नहीं है, तो भी कैसे वो उसका बंदोबस्त रैयत होंगे, उसकी चर्चा 18 में की गई है। ठीक है, 18 में की गई है, 17, 18 वो हो गया और 19 में है अधिभोग का अधिकार। कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ईजी है, देख लीजिए एक बार। कतिपय या कुछ दशाओं में भूइहरों, मुंडारी, खूटकटीदार का बंदोबस्त रैयत होना। इस संदर्भ में 2 ठो प्रावधान है, एक भूइहर के लिए है तो एक मुंडारी खूटकटीदार के लिए। क्या है प्रावधान? यदि किसी गांव में मंझियस भूमि या बटखेता के रूप में ज्ञात भूमि, अब समझ लीजिए, तोड़ के कोई गांव है
उसमें मंझियस भूमि है। मंझियस भूमि सामान्यतः जमींदारों द्वारा विकसित भूमि, बता चुके हैं। अब मंझियस भूमि में जो मजदूर काम करता है उसके लिए भी गांव में अलग से जो भूमि रखा गया है उसको बोलते हैं बटखेत, बटखेता भूमि। ठीक, तो किसी गांव में जमींदारों की मंझियस भूमि, मजदूरों की बटखेता के रूप में ज्ञात भूमि के अलावे कोई भूमि जो छोटा नागपुर टेन्यूर एक्ट मतलब छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत तैयार किए गए रजिस्टर में शामिल हो, मतलब मंझियस भूमि नहीं, बटखेता भूमि के अलावे कोई भूमि जो है वो छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट के तहत रजिस्टर में शामिल हो, दर्ज हो, और वहां भूइंहरी परिवार का सदस्य, परिवार का मतलब कि सदस्य, कोई भी सदस्य, भूइंहरी परिवार का सदस्य लगातार 12 वर्ष तक भूमि धारण करते आए हों तो बंदोबस्त रैयत माना जाएगा। यानी बंदोबस्त रैयत होने के लिए भूइंहर हो, मुंडा हो, मुंडारी खूट कटीदार हो, कोई भी हो, उसको लगातार 12 साल तक भूमि को धारण करना होगा, पहला बात। ठीक, उसके बाद धारा 18 बोल रहा है कतिपय दशाओं में भूइंहरों, मुंडारी खूट कटीदारों का बंदोबस्त रैयत होना। यदि कोई गांव है और उस गांव में मंझियस और बटखेत भूमि है, जमींदारों द्वारा विकसित भूमि और मजदूरों के लिए जो भूमि है उसके अलावा कोई ज्ञात मतलब कि इस भूमि के अलावे कोई जो भूमि जो छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम के तहत रजिस्ट्रीकृत या उसके रजिस्टर में क्या हो, वो शामिल हो। ठीक है, और उस भूमि में जो मंझियस भूमि नहीं है, बटखेत भूमि नहीं है और उसके अलावा दूसरी भूमि है और वो इस एक्ट के तहत शामिल है और उसमें भूइंहरी परिवार का सदस्य यदि उस भूमि को लगातार 12 साल धारण किए हुए हो, लगातार 12 साल से जोत रहा हो, तो वो क्या होगा, बंदोबस्त रैयत उस भूमि का समझा जाएगा। ठीक है, यदि किसी गांव में मंझियस या बटखेत के रूप में ज्ञात भूमि के अलावा कोई भूमि जो छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत तैयार किए गए रजिस्टर में शामिल हो और वहां किसी भूइंहर परिवार के सदस्य लगातार 12 साल तक भूमि धारण करते आए हों तो बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। 17-18 दूसरा पॉइंट मुंडारी खूट कटीदार पर है। ठीक है, दूसरा क्या है, किसी ग्राम की ऐसी भूमि जो मुंडारी खूट कटीदार काश्तकारी का भाग नहीं है फिर भी इस अधिनियम या पहले का किसी अधिनियम, मान लीजिए 1869 वाला छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम के तहत मुंडारी खूट कटीदार के रूप में दर्ज हो तो ऐसे गांव के मुंडारी खूट कटीदार काश्तकारी परिवार के सभी पुरुष सदस्य जो उस गांव में लगातार 12 साल से भूमि धारण किए हुए हों बंदोबस्त रैयत समझे जाएंगे। कुछ नहीं है, वही चीज है। यदि कोई गांव है उसमें यहां था भूइंहरी परिवार का सदस्य, कोई गांव में मुंडारी खूट कटीदार काश्तकारी परिवार या शॉर्ट में बोलिए मुंडारी खूट कटीदार परिवार का सदस्य 12 साल तक गांव में भूमि को धारण करता हो तो उस भूमि का बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। शॉर्ट में समझ के आप रखिए, आपको पूरा नहीं जानना है, आपको थोड़ा सा जानना है। कैसे, जैसे बंदोबस्त रैयत के लिए आपको शॉर्ट में जानना है कि लगातार 12 साल तक भूमि को धारण करना होगा। खूट कटीदार भूइंहर भी बंदोबस्त रैयत के लिए 12 साल तक भूमि धारण करेगा, मंझियस और बटखेता भूमि के अलावा। ठीक है, अब कोई जो है मुंडारी खूट कटीदार के लिए वही है कि मुंडारी खूट कटीदारी काश्तकारी के रूप में कोई भूमि जो है वो मतलब कोई भूमि जो है किसी गांव का कोई भूमि है वो मुंडारी खूट कटीदारी काश्तकारी का भाग नहीं है, लेकिन या तो सीएनटी एक्ट में दर्ज है मुंडारी खूट कटीदार काश्तकारी के रूप में या तो उसके पहले किसी कानून के तहत दर्ज है। तो उस गांव का यदि मुंडारी परिवार है तो उस गांव का मुंडारी जो खूट कटीदारी परिवार का सभी पुरुष सदस्य यदि गांव में लगातार उस भूमि को धारण किए हुए जोत कोड़ रहे हैं तो बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। तो धारा 17 में बंदोबस्त रैयत की परिभाषा दी गई। भूइंहरी और मुंडारी खूट कटीदारों के लिए
बंदोबस्त रैयत समझा जाना वो 18 में कहा गया। और धारा 17 और धारा 18 के तहत जो रैयत बंदोबस्त रैयत होंगे उसे बंदोबस्ती रैयत के रूप में उसे उस जमीन पर संपूर्ण अधिभोग का अधिकार होगा। उस जमीन से जो उपज होगा, उस जमीन से जो लाभ होगा, उस पर उसे अधिभोग का अधिकार होगा। धारा 19 कहता है, धारा 19 कहता है बंदोबस्त रैयत के अधिभोगाधिकार वह व्यक्ति जो धारा 17 धारा 18 के अंतर्गत किसी गांव का बंदोबस्त रैयत हो उसे रैयत के रूप में सभी अधिभोगाधिकार प्राप्त होंगे रैयत के रूप में। चलिए कंप्लीट हो गया। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, ये अध्याय हम लोग 4 आए थे। रैयत की बात की, अधिभोगी रैयत की बात की। हम अधिभोगी रैयत पर भी जाएंगे। अधिभोगी रैयत की हमने बात की। इसमें मेन आप धारा 17 बंदोबस्त रैयत की परिभाषा। उसके पहले अधिभोगाधिकार है कि आपको अगर 12 साल तक जमीन पर जोत कोड़ नहीं भी किए हैं और आपका कानूनी रूप से या कोई प्रथा के रूप से आप अधिभोगाधिकार रखते तो आपका अधिभोगाधिकार छीना नहीं जाएगा 12 साल तक, 12 साल के बाद छीना जाएगा। ठीक है, अब 12 साल आप लगातार जोत कोड़ रहे हैं तो बंदोबस्त रैयत हो गए। धारा 17 आपको बंदोबस्त रैयत की परिभाषा है। धारा 18 भी भूइयां और मुंडारी खुट कटीदारों का बंदोबस्त रैयत होना है और दोनों पर अधिभोग का अधिकार। 19 है। 17 को आप जरूर से याद रखिएगा, बंदोबस्त रैयत की परिभाषा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।